अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रोग्राम बनाया था जो कि एक लाइन को प्रिंट कर रहा था आउटपुट स्क्रीन पे। दैट वाज वेलकम टू सी प्लस प्लस। आज जो है थोड़ा सा हमने एक नया प्रोग्राम बनाता है जिसमें कुछ नंबर्स वगैरह होते हैं। लेट्स से हम दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले वही तरीकाकार है, अब दिस ब्लैंक पेज पे जाएं, यहाँ से सोर्स फाइल न्यू क्रिएट करें। तो दिस इज इट। अब इसके बाद लिखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोसीजर है कि हमने कमेंट्स लिखने हैं। तो लेट्स से दीज आर टू बैक स्लैशेस एडिंग द टू इंटीजर्स। सबसे पहले हम इंटीजर्स को, चूँकि हम अभी इनिशियल लेवल पे हैं, तो बजाय कि हम डेसिमल नंबर्स को ऐड करें, अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इंट मेन यानी कि जो भी प्रोग्राम है उसका रिटर्न जो होगा वो हमारे पास किस में आएगा, इंटीजर फॉर्म के अंदर। तो अभी हम जो है सिर्फ दो नंबर्स इंटीजर नंबर्स को ऐड कर रहे हैं विद फिर ग्रेजुअली हम थोड़ा सा इसकी कम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करते जाएंगे। एडिंग द टू इंटीजर्स एंड प्रिंटिंग द सम इज, से हम यहाँ पर करते हैं एडिंग द टू इंटीजर्स 7 एंड 9, और जो हमारी स्टेटमेंट है इट शुड बी द सम इज 7 + 9 इज इक्वल टू 16। तो अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो हमने पढ़ा होगा कि सबसे पहले काम किया था कमेंट्स के बाद प्री प्रोसेसर फाइल्स को ऐड करना, और चूंकि हमें यहाँ पर आउटपुट चाहिए तो वी नीड हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ओके फाइन, जब आईओ स्ट्रीम आ गई है, नेक्स्ट क्या है, हमें अब अपने इंटीजर्स की प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट करनी है जिसके अंदर हम इंटीजर्स को लिख सकें। तो दैट विल बी इंट मेन, जो कि हमें इंट में रिप्लाई चाहिए, इंट में आंसर चाहिए। तो इंट मेन ब्रैकेट्स, ये सेम एज इट इज़ लगाया, कर्ली ब्रैकेट्स। देखिए यहाँ पर मैंने लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट लगाई है, तो ऑटोमेटिकली चूँकि IDE है डेफ C++, उसने नीचे जो उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट है वो भी लगा दी ताकि हमें गलती ना लगे या हम भूल ना जाए। तो बेस्ट वे इज़ कि आप ब्रैकेट जैसे ही लगाए इसको थोड़े बहुत एक दो आप एंटर दबा दें ताकि वो ब्रैकेट नीचे चली जाए और अब यहाँ पर आप सारा लिख सकें। और एक और सीन देखें कि जैसे ही मैंने एंटर दबाया है तो जो कर्सर है वो बजाय यहाँ पर शुरू में आने के एक टैब के फासले पर आ गया। ये IDEs का फ़ायदा है। अगर आप सिंपल नोट पैड या कोई आम कंपाइलर में करते तो ये चीज़ें नहीं आनी थी, ये चीज़ें हमें खुद करनी पड़नी थी। लेकिन IDE का फ़ायदा ये होता है कि वो प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके मुताबिक ही चीज़ें पहले ही ऑटोमेटिक कर देता है। तो यहाँ पर देखिए पहले ही एक टैब के फासले पर आ गया है। अब नेक्स्ट काम क्या है कि पहले तो चूँकि वो सिर्फ करैक्टर्स है, पिछले प्रोग्राम में तो हमने सिंपल आउटपुट स्टेटमेंट लिख दी, लेकिन यहाँ पर हमने दो इंटीजर्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा, मैं कमेंट्स लिख देता हूँ, वेरिएबल डिक्लेरेशन। अच्छा जी, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है कि सबसे पहले जो इंटीजर्स या जो भी हमने वेरिएबल यूज़ करने हैं हमें पहले उन्हें डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ये इंट है, फ्लोट है या कोई और वेरिएबल की टाइप है। तो चूँकि हमारे पास वेरिएबल्स हम इंटीजर ले रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट, यानी कि इंट क्या होगा कि ये उसके स्पेसिफाई कर रहा है कि वेरिएबल जो है वो क्या होगा, इंटीजर। आगे अब हम लिखेंगे वेरिएबल का नाम। तो लेट्स से हम लिख लेते हैं नंबर 1 एंड टर्मिनेशन। सिमिलरली इंट नंबर 2 टर्मिनेशन। इंट, अब उसका कोई ना कोई रिजल्ट भी तो आएगा, दोनों नंबर्स को ऐड करें तो दैट्स ए सम एंड टर्मिनेशन। अब एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है या उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड या मतलब एज ए नेम पुट की जा सकती हैं। तो सबसे पहले ये याद रख ले कि जो कंपाइलर है ये हमारा डेफ C++ या सिंपल C++ लैंग्वेज, ये केस सेंसिटिव है। मीन कि इसके अंदर अगर आप एक कैपिटल के साथ नंबर 1 लिख रहे हैं और एक स्मॉल के साथ नंबर 1 लिख रहे हैं तो दीज आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, ये एक वेरिएबल्स नहीं है। सेकेंडली आप इसके अंदर डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं। तो C++ के वेरिएबल के अंदर अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स और नंबर्स का कोई भी कॉम्बिनेशन लगाया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डिजिट्स जो हैं वो शुरू में ना आए। अगर आपने कोई डिजिट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दूँ टू सम, तो यह वेरिएबल नेम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर शुरू में डिजिट आ गया हुआ। ओके, नेक्स्ट हमने अब वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए हैं। अब हमें वेरिएबल्स को कुछ वैल्यू देनी है। तो लेट्स से नंबर 1 इज इक्वल टू, हमने रखा हुआ है कि 7 टर्मिनेशन, नंबर 2 इज इक्वल टू 9।
अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप ये चीज़ देखें कि जो हम इक्वल टू लिखते हैं, यूजली मैथ के अंदर हम ये शो करने के लिए करते हैं कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि 4 इज इक्वल टू 3 + 1। लेकिन जो प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर इक्वालिटी जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर यूज़ होती है। असाइनमेंट मीन उसको कोई चीज़ असाइन की जाती है। जैसे यहाँ पर जो 7 है, एक इसको असाइन किया गया लेफ्ट साइड में नंबर 1 को, उसकी वैल्यू पीछे स्टोर कर दी गई है। इसी तरह जो 9 है उसकी वैल्यू किसमें स्टोर कर दी गई है, नंबर 2 के अंदर। तो इसलिए जो हम मैथमेटिशियंस हैं, चूँकि CS वाले या जिन्होंने ICS पहले किया होगा उन्हें तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन जो सिंपल मैथ वाले होते हैं उन्हें शायद इससे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है कि यार ये तो नंबर 1 तो हमने डिफ़ाइन ही नहीं किया हुआ, तो ये कैसे ये दोनों इक्वल आ गए। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी हमने असाइनमेंट की है, तो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है, बल्कि इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लें, जो कि तो अक्सर अब आगे यूज़ होगी। अब नंबर्स हमने पहले उनकी टाइप डिफ़ाइन कर ली, फिर वेरिएबल्स की वैल्यूज़ दे दी। नेक्स्ट थिंग इज़ एडिशन की इक्वेशन बनाना। तो सम इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पर असाइनमेंट हो रही है, नंबर 1 प्लस नंबर 2। इसे बेशक आप एक स्पेस दे के लिख रहे हैं तो ये ज़्यादा आपको ज़रा एक अच्छा सा नज़र भी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया है कि चूँकि C++ जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, तो यहाँ पर मैंने उसको इक्वेशन टाइप में ही लिख दिया। अगर हमारे पास सैम्पलर होता तो हमें लिखना पड़ेगा ऐड नंबर 1, फिर अगेन ऐड नंबर 2 एंड देन सेव सम। अब हमने नंबर्स को सेव कर दिया। अब जो भी नंबर 1 और नंबर 2 की एडिशन है वो किस में सेव होगी है, किस में असाइन होगी है, सम के अंदर। अब ये तो बैक एंड में जब हम एग्जीक्यूट करेंगे बैक एंड पे सेव हो जाएगा और सम की वैल्यू भी स्टोर हो जाएगी। अब नेक्स्ट काम है इसकी आउटपुट देना, कि जो भी सम की वैल्यू है उसकी आउटपुट हमारे सामने आ जाए। तो आउटपुट के लिए हमने पढ़ा हुआ है std_cout एंड देन इंसर्शन ऑपरेटर। Oops, what happened? इंसर्शन ऑपरेटर, देखिए यहाँ पर मैंने एक डबल कोटेशन लगाया, ऑटोमेटिकली सेकंड डबल कोटेशन खुद ही आ गया है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ IDE, ताकि हम उसे भूल ना जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट द सम इज एंड टर्मिनेशन std_cout इंसर्शन ऑपरेटर। बेशक आप std_cout में स्पेस ना दें, cout के बाद दे ले, इट इज़ अ गुड थिंग, जो कि std_cout एक सेम थिंग है। अब बात आ गई कि जब हमने कोई जुमले को प्रिंट करना है तो फिर तो हमें डबल कोटेशन लगानी पड़ेगी। तो जब हमने किसी वेरिएबल को प्रिंट करना, देन व्हाट वी हैव टू डू। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी हमने वेरिएबल को प्रिंट करना है, जस्ट यहाँ पर सम लिखते हैं। और वेरिएबल के बाद एक चीज़ याद रखनी है जो कि C++ में यूज़ होती है, कि जब भी आपने वेरिएबल को एज ए आउटपुट शो करना है, उसके बाद एक और इंसर्शन ऑपरेटर लगाना और उसके बाद अगेन लिखना std एंड l। अब ये आपका काम जो है ये पूरा हो गया। तो जब भी हमने किसी वेरिएबल को प्रिंट करना है, वेरिएबल के बाद std एंड l लगाना ज़रूरी है। अब std कमांड लगाएगी जिस तरह हमने cout से पहले लगाई, दैट मीन इसका जो ताल्लुक है ये IO स्ट्रीम हेडर से, यानी कि एंड l जो है जिस तरह cout, cin, CERR बिलोंग करते हैं IO स्ट्रीम हेडर से, इस तरह एंड l भी बिलोंग करता है। इसका काम क्या होता है, इसको जब समझने के लिए आप इस तरह समझ लें कि जैसे ही हम वेरिएबल को आउटपुट करते हैं तो बाज़ वक़्त क्या होता है कि कुछ जो मशीन्स होती हैं, कुछ कंप्यूटर होते हैं, वो सम की वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं, और जब एक ही दफ़ा तब आगे एक से ज़्यादा मल्टीपल आउटपुट्स होती हैं वो सारी कैलकुलेट हो जाएं, फिर एक ही दफ़ा हमें रिज़ल्ट इकट्ठे शो करते हैं। तो अगर हमने ये कंपाइलर को फोर्स करना हो कि भाई जैसे ही ये वाली लाइन आपकी सम वाली एग्जीक्यूट हो, साथ ही इसकी वैल्यू को तुम सेंड कर दो, साथ ही इसकी वैल्यू को तुम स्क्रीन पर शो कर दो, इंस्टेड ऑफ के आप तमाम की वैल्यूज़ इकट्ठी को शो करो, तो उसके लिए हमें फिर एंड l लगाना पड़ेगा। एंड l जो फोर्स करेगा कि इस लाइन के आउटपुट को साथ ही शो कर दिया जाए, बजाय कि इसे पीछे होल्ड पे रखा जाए। अभी तो चूँकि हमारे प्रोग्राम छोटे छोटे हैं, जैसे एक ही आउटपुट है, तो इस चीज़ का शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन इमेजिन कि जैसे बैंक अकाउंट का एक सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है, उसके अंदर आपने एक ट्रांजैक्शन की है अभी और मज़ीद ट्रांजैक्शन भी करनी है, तो ये तो नहीं होगा कि 10 ट्रांजैक्शन करो फिर आपको रिज़ल्ट शो हो सारी की सारी 10 ट्रांजैक्शन का। हमारा तो काम क्या होता है कि हम पहली ट्रांजैक्शन करते हैं,
हमें साथ ही आंसर पता चल जाता है। सेकंड ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके बाद अगेन हमें बैलेंस पता चल जाता है, तो ये उधर काम आता है। लेकिन चूँकि ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस है तो हमने इसको फॉलो करना है। तो चलें जी, जब ये से आपने शो कर दिया, अब हमारा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया। रिटर्न ज़ीरो की लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, चूँकि जो ब्रेसेस हैं ये ऑटोमेटिकली हमें बता देगी कंपाइलर को कि भाई प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली एंड हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये कि सबसे पहले आपने इस फाइल को सेव करने के, जो स्टार इधर बता रहा है ये शो कर रहा है कि ये भाई अभी फाइल सेव नहीं है, तो वी हैव टू कंट्रोल एस। और देखें जैसे मेरे पहले प्रोग्राम जिधर सेव है उसकी डायरेक्टरी खुल गई है। आप उस डायरेक्टरी को चेंज भी कर सकते हैं, एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, ये आपका एड्रेस है, जिधर मर्जी ले जाएं। कोशिश कीजिएगा डेस्कटॉप पे ना करें, क्योंकि वो फिर सी की जो हार्ड है वो उसकी जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ होने शुरू होते हैं। दूसरी हार्ड्स के अंदर आप कर लें। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स एंड दैट्स इट। ओके, यहाँ पर देखें एडिशन ऑफ टू नंबर्स आ गया, फाइल का नाम चेंज हो गया, इट इज़ .cpp। वैसे शुरू में अगर आप देखेंगे जस्ट अनटाइटल्ड आ रहा था। अब नेक्स्ट हमने इसे सेव कर लिया है, तो अब इसे हम करते हैं कंपाइल एंड रन, विच इज़ F11। तो बजाय कि आप बार बार ऊपर टैब पे जाएं, आप सीधा F11 पे प्रेस कर, मैं यहाँ पर F11 प्रेस कर दूँ। ओके, तो सबसे पहले एरर्स आ गए। एरर क्या है जी? ओहो, देखिए एक चीज़ तो सबसे पहले पता चल गई कि आईडी हमें बताता था कि जितने भी स्टेटमेंट्स है, जितने भी कमेंट्स होंगे वो सारे किस पे होंगे? लाइट ब्लू पे। ऊपर जो है हमने बैक स्लैशेस की बजाय फॉरवर्ड स्लैश लगा दिए, तो ये गलती हो गई। तो दिस इज बैक स्लैश एंड बैक स्लैश। तो अगेन हम कंपाइलर रन करते हैं। So this is our result. The sum is 16. अभी आ गया हमारे पास आंसर। अब चलते हैं कि मज़ीद इस प्रोग्राम के अंदर हम लाइंस को कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, कोड को कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम बार बार लिखने की बजाय सिर्फ एक ही दफ़ा लिख लें। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर है कि नंबर को हमने नीचे डिफ़ाइन किया है, लेकिन चूँकि C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो आप नंबर को अगर उसकी जब टाइप डिफ़ाइन कर रहे हो तो कि इंट है या फ्लोट है या करैक्टर है, आप वैल्यू को भी साथ ही असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर 1 इज इक्वल टू 7, नंबर 2 इज इक्वल टू से 9। तो क्या हुआ, ये जो मेरी दो लाइनें हैं एक्स्ट्रा, ये मेरी ख़त्म हो गई। जब मीनिंग पहले ही अंडरस्टूड किया जा सकता है कंपाइलर से, तो उसे अलग-अलग बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ कि ये जो stdc आउट है, देखिए ये भी आउटपुट दे रहा है। मैंने यहाँ पर बैक स्लैश या नहीं लगाया कि आपने न्यू लाइन में जाना, चूँकि हमें आंसर जो है वो डायरेक्ट ही आगे चाहिए था। तब ये दो stdc आउट यूज़ हो रही है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू, आप जो इंसर्जन ऑपरेटर हैं वो एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। मीनिंग सेम ही है, stdc आउट द सम इज इंसर्जन ऑपरेटर अगेन। चूँकि वेरिएबल को आप जो डबल कोटेशन यानी कि स्ट्रिंग है उसके साथ नहीं लिख सकते, उसको आपने अलग से इंसर्जन लगा के फिर लिखना है। तो ये एक लाइन और मेरी शॉर्ट हो गई। नेक्स्ट अब देखते हैं कि अब मैंने इसे कंट्रोल एस अगेन सेव कर दिया, अब इसे हमारे रिज़ल्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो होपफुली हमारा रिज़ल्ट जो है वो सेम होगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगेन यहाँ पर देखें द सम इज़ 16। अब मज़ीद यहाँ पर C++ की जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसकी एक हमें फ़ायदा क्या है कि ये जो हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किया और फिर यहाँ पर हम वेरिएबल को लिख रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैं पहले इसको कमेंट कर लेता हूँ बैक स्लैशेस। अगर हम डायरेक्टली नंबर 1 प्लस नंबर 2 ये लिख दें तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो मेरी एक और लाइन शॉर्ट हो जाएगी। लेट्स इसे हम एग्जिट ही कर देते हैं ताकि आपको नज़र आए कि प्रोग्राम किस तरह पहले 18 या 20 लाइनों का था और 15 लाइन्स का हो गया। तो अगेन कंट्रोल एस, अगेन हम रन करते हैं एंड सी दिस इज़ आवर रिजल्ट। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो हम क्या चीज़ें शॉर्ट कर सकते हैं कि जब वेरिएबल को आप डिफ़ाइन कर रहे हैं उसकी टाइप को, तो उसकी वैल्यू को भी साथ डिफ़ाइन कर दें अगर आपने करना है।
और सेकेंडली यहाँ पर अब हमें सेम की ज़रूरत नहीं है, तो एक और लाइन शॉर्ट हो गई। और सेकेंडली क्या है कि जब अगर आपने कोई वेरिएबल को आउटपुट देना है, नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट या सिंपल अरिथमेटिक्स करने हैं, छोटी मोटी चीज़ें, तो बजाय कि आप उसे एक अलग वेरिएबल में डिफ़ाइन करें और फिर उसे प्रिंट करें, आप उसको डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान यहाँ पर आपने रखना है कि ये तो सिर्फ 2 या 3 वैल्यूज़ या छोटी मोटी वैल्यूज़ को एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर आपके पास कम्प्लेक्स अलजेब्रिक इक्वेशन आ गई है तो फिर आपने उसे एक अलग वेरिएबल में स्टोर करके ही लिखना है, आपने उसको इधर नहीं लिखना, क्योंकि लाइन जितनी बड़ी होती जाएगी उसको पढ़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये रूल याद रखें कि अगर आपने 2 या 3 वेरिएबल्स हैं और उनकी सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वगैरह नहीं है, तो बेशक आप फिर इस तरह ये वाला प्रोसीजर शॉर्ट वाला यूज़ कर लें। लेकिन अगर आपका कम्प्लेक्स सिचुएशन है, 4-5 वेरिएबल्स हैं, उस पर डिवीजन भी आ रही हैं, मल्टीप्लिकेशंस भी आ रही हैं, तो फिर आपने उसको अलहदा से इधर वेरिएबल डिफ़ाइन ज़रूर करना है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें फिर मज़ीद क्या किया जा सकता है, इनपुट का काम किया जा सकता है।